हेलो प्यारे बच्चों, आ गए अपनी अपनी क्लास में। और ये चैप्टर जो है हमारा, ये है नाभिक। नाभिक का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। इसमें कुछ डाटा यूज करना है, जैसे प्रोटॉन का द्रव्यमान है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है, अल्फा अल्फा कण का द्रव्यमान है। ये सारी बातें क्या है आप जानते हैं, थ्योरी आपने पढ़ रखी है। एक यूनिट जो एनर्जी है 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी आपने पढ़ रखा है। एक यूनिट द्रव्यमान से प्राप्त एनर्जी, ये डाटा यूज होगा। एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो संख्या 6.0223 ये यूज होगा। इलेक्ट्रॉन का आवेश कहीं ज़रूरत पड़ेगी यूज हो सकता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का द्रव्यमान कहीं यूज हो सकता है हालांकि कम है इसकी उम्मीद। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10⁻⁻13 जूल है, ये भी यूज हो सकता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10⁻⁻19 जूल है। ये सारी बातें आपने पढ़ रखी हैं। ये भी कहीं जूल हो सकता है, मतलब यूज हो सकता है जूल हो सकता है बोल दिया मैंने एक साल में कितने सेकंड होते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये भी यूज होगा, कई बार यूज होगा। एक साल में, एक वर्ष में कितने सेकंड होते हैं, ये यूज होगा, अक्सर यूज होगा ये तो। क्योंकि समय, अर्ध आयु जो होगी वो वर्षों में होगी, और वर्षों की अर्ध आयु हम लगा नहीं सकते, तो हमें सेकंड में लगानी पड़ेगी। एक होता है एम सी आई, क्यूरी यूनिट है, या सी आई, है ना, कितने क्यूरी की सक्रियता है। तो ये 3.7 10⁻10⁶ प्रति सेकंड, बीके पर सेकंड है। ये डेटा भी कहीं कहीं यूज होगा। जो सारी बातें मैंने कही हैं वो सारी बातें अभ्यास शुरू होते समय लिखी हुई हैं, अपनी पुस्तक में देखें। जो डाटा जहाँ यूज होगा मैं बताऊंगा। ओके। कुछ सवाल ऐसे हैं जो छोटे हैं, कुछ सवाल ऐसे हैं जो बड़े भी हैं। और अगर कहीं गुणा भाग करनी पड़ी तो बेटा मैंने जेब में मोबाइल भी डाल लिया है। गुणा भाग हल्की फुल्की कहीं करनी पड़ी तो कैलकुलेटर का यूज करेंगे, ताकि समय बच जाए। पेपर में ऐसा नहीं करना है, पेपर में कैलकुलेटर नहीं है, अपना पक्का करके जाएं पेपर में। गणनाओं को ठीक करें, क्योंकि इस चैप्टर में गणनाएं गलत करने पर आंसर गलत आता है, और वो फिर वो नंबर अच्छी तरीके से कट जाता है। क्योंकि ऐसे सवालों का उत्तर ही जांच करते हैं अध्यापक सीधे सीधे। एग्जाम में जो एग्जामिनर होते हैं सीधा आंसर देख लेते हैं। वो लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। तो आंसर आ गया ठीक ठीक, तो चलो भाई ठीक हो गया, मिल गए 2 नंबर या 3 नंबर। तो ध्यान रखें कि जो मैथमेटिकल मिस्टेक है वो ना करें, गुणा भाग में गलती ना करें। गुणा भाग इसमें बहुत है, जोड़ना घटाना इसमें बहुत है, लेकिन गुण भी बहुत है। प्रॉपर्टी से भरा हुआ चैप्टर है, प्रॉपर्टीज से भरा हुआ चैप्टर है। चलिए तो देखते हैं नाभिक, और पकड़ते हैं पहला सवाल। अभ्यास। एनसीईआरटी का है बेटा 9(1). पहला सवाल, पहले सवाल में क्या कहा जरा पढ़ लीजिए एक बार। पहले सवाल में 2 भाग हैं, एक ए है एक बी है। तो इसका जो ए वाला पार्ट है उसको जरा करें पहले। क्या कहा, लिथियम के 2 समस्थानिक हैं 6 3 7 3। बहुलता का प्रतिशत यानी कितनी मात्रा में है, लिथियम जो यौगिक है उसमें कितनी मात्रा में है। इनका प्रतिशत है 7 5 और 92 5। द्रव्यमान है 601 512 701 600 यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, द्रव्यमान जो मात्रक मानक द्रव्यमान की इकाई होती है उसमें द्रव्यमान लिखे हुए हैं। लिथियम का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो जानकारी जो है कुछ इस तरीके से है। लिथियम एक है 6 3, एक है लिथियम दूसरा समस्थानिक 7 3। इसका जो प्रतिशत है 7.5% है, और इसका 92.5% है। इसका जो एटॉमिक मास है वो है 6.01512, 6.01512। इसका है दूसरे वाले का 7.01 और 600, और ये बेटा यूनिट है ऐसे। ठीक, तो हमें ज्ञात करना है लिथियम का परमाणु द्रव्यमान। इसका मतलब एक परमाणु का द्रव्यमान कितना बनेगा बेटा। ये जो चीज़ होती है ये होती है औसत, ये होती है औसत, औसत परमाणु द्रव्यमान।
मतलब एग्जैक्टली उसके अंदर अगर सही तरीके से देखें उसके अंदर इतनी इतनी परसेंट में ये चीज़ें हैं। ठीक, तो लिथियम का परमाणु द्रव्यमान इन प्रतिशत के हिसाब से हम देख लें, ये वाली जो चीज़ है ये वाली कितनी है 6.0152, ये है 7.5%, यानी 7.5/100 प्लस दूसरी वाली चीज़ है 92.5, ये वाली चीज़ है 7.01600, 92.5/100। बेटा ये जो चीज़ आ रही है यही आ रही है इसका उत्तर। अब ये उत्तर जो है गणना करके निकाला गया है, कैलकुलेट करके निकाल दिया मैंने। ये कितना है, ये है 6.941, है ना, यह है द्रव्यमान। और ये होता है बेटा यूनिट में। एक यूनिट द्रव्यमान कितना होता है 1.6610⁻27 किलोग्राम ना। कार्बन 12 का जो भार होता है उसका द्रव्यमान होता है उसको 12 से भाग कर देते हैं तो ये बनता है 1 इकाई द्रव्यमान, इसे कहते हैं 1 यूनिट। तो कार्बन क्यों माना गया, कार्बन को मानक मानकर ये निकाला जाता है। ठीक है, तो पहले सवाल का उत्तर डन हो गया। इस उत्तर की जांच ऐसे होगी कि इसको हल करें, इसको हल करें, टोटल करें, ये इतना आ जाएगा। ओके, शाबाश। चलिए आगे चलते हैं, इसका बी पार्ट देख लेते हैं अब। ठीक, खैर कंसेप्ट समझ में आ गया कि औसत परमाणु द्रव्यमान कैसे निकलता है, प्रतिशतता को यूज कैसे करते हैं। बात सिर्फ इतनी है और कुछ नहीं है, बस हमें यहाँ यही समझना है कि प्रतिशतता यूज कैसे हुई है। अब देखिए बी पार्ट। बोरोन के 2 स्थायी समस्थानिक हैं, बोरोन के 2 स्थायी समस्थानिक हैं। एक है बोरोन 10-5, एक है 11-5। द्रव्यमान इनके दे रखे हैं 10/01294, 10/01294 यूनिट। दूसरे वाले का 11/00931, 11/00931 यूनिट। दूसरी बात, बोरोन का परमाणु द्रव्यमान 10/811 है। बोरोन का परमाणु द्रव्यमान मतलब औसत होता है बेटा, कितना है, ये है 10/811, 10/811 यूनिट। ठीक, तो कह रहा है बहुलता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, बहुलता मतलब कितना प्रतिशत है। तो इन दोनों का कितना प्रतिशत है, मान लीजिए इसका x% बेटा और इसका 100 - x% हो जाएगा। देख पक्की बात है, माना, ये क्या कर लिया, माना, ये चीज़ हमने मान ली कि भाई इसका कितना है x% है और इसका 100 - x% है और टोटल कितना है 10। तो बेटा यही आ जाएगी, देख बात, यह है 10.01294, इसका कितना परसेंट है, इस वाले का x% है तो x/100 प्लस इस वाले का कितना परसेंट है 100 - x, क्योंकि टोटल जो प्रतिशत होता है वो 100 होता है। भाई एक का x है मान लो, तो दूसरे का 100 - x होगा। हाँ, तो ये होगा 11.00931 और 100 - x, तो ये हो गया बेटा नीचे 100। यहाँ से हल करने पर x का मान, हल करने पर x बराबर, तो ये सीधा सीधा निकल जाएगा 19.9%। कौन है ये, कौन है ये, है बोरॉन 10-5, क्योंकि हमने x इसी को मान रखा है ना, तो इसी का मान आएगा। अच्छा, दूसरा है 100 - x, तो ये बेटा हो जाएगा 80.1, है ना। ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा बोरॉन 11-5। तो ये जो है दोनों तुम्हारे उत्तर हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि भाई गुणा पर आधारित सवाल है, भाग पर आधारित सवाल है, जोड़ने पर है, घटाने पर है। तो क्या करना है कि मैथमेटिकल मिस्टेक नहीं करनी है, मैथमेटिकल मिस्टेक नहीं करनी है इस चैप्टर के अंदर।
मैथमेटिकल मिस्टेक होगी, गुणा भाग को ठीक रखना है। ठीक, तो पहला सवाल ओके हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चेक करेंगे, मैं जो उत्तर लेके आया हूँ इसकी जांच करेंगे, अपने लेवल पर जांच करेंगे, गुणा भाग करके देखेंगे रफ कॉपी की कि आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, जरूरी नहीं कि सारे सवालों की गुणा भाग ही करें, मेथड डन हो जाते हैं, मेथड आ गया, लेकिन शुरू में करेंगे, शुरू में सबका करेंगे, कैलकुलेट करके देखेंगे हाथ से, बाकी सबका कैलकुलेटर से चेक हो सकता है, क्योंकि पेपर में आएगा नॉर्मल सवाल। तो हमने कुछ अपनी प्रैक्टिस कर ली, कुछ पक्का कर लिया, अगले में गुणा भाग हमारी ठीक हो जाती है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए अपने ऊपर कि भाई हमारी गुणा भाग ठीक हो जाती है। ठीक है, उसके बाद यह चाहे कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए, अब आ जाइए 9-2। ठीक, चलिए दूसरा सवाल देखिए, क्या कह रहे हैं, नियोन के 3 स्थायी समस्थानिक की बहुलता। नियोन के 3 हैं। ठीक, नियोन का औसत परमाणु द्रव्यमान, तो नियोन का औसत परमाणु द्रव्यमान, तो ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, कैसे निकालना है बेटा। चलिए देखिए, मैं तीनों लिखता हूं, तीनों। एक है 1999, दूसरा है 2099, तीसरा है 2199। अब बेटा मैं इनका परसेंट लगा रहा हूं, पहले वाला है 90-51, 90-51/100, दूसरा है 0.27/100, यानी 0.227% है, तीसरा है 922 है। तो उत्तर तो यही है। ठीक, इसे हल कर लें, क्योंकि 3 समस्थानिक दिए हैं नियोन के, है ना। एक इसका द्रव्यमान ये है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है, उनका प्रतिशत एक का ये है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है। तो फार्मूला तो अभी अभी यही बना है कि औसत परमाणु द्रव्यमान ऐसे ही निकलता है। तो यहाँ पर ये आ गया आपका 20.1841, 20.1841, है ना, यूनिट। ये हो गया बेटा आंसर। पीछे उत्तरमाला में उत्तर है 20.18, 4 एक और आता है आगे, कुछ जरूरी नहीं है 2 अंकों तक लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने कैलकुलेट करके देखा भाई कितना आ रहा है, तो 20.184 आ रहा है। इसे पूरा हल करें ठीक से, है ना, तो कितना लिख सकते हैं, इसको कर सकते हैं 20.18, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंकों तक ये देखो दे रखे हैं, है ना, तो दशमलव के बाद 2 अंकों तक बता दो आप। चलिए ये हो गया दूसरा सवाल। अब करेंगे तीसरा सवाल। काफी कुछ है चैप्टर के अंदर काफी कुछ है। तो औसत परमाणु द्रव्यमान निकालना समझ में आ गया है, यहां तक इतनी बात हो गई है कि औसत परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, क्लियर हो गया। तीसरे सवाल पर चलिए। ठीक, ये कह रहा है नाइट्रोजन 14 की बंधन ऊर्जा MeV में ज्ञात कीजिए, जो कि हम अक्सर MeV में ही करते हैं। नाइट्रोजन 14 की बंधन ऊर्जा, यानी नाइट्रोजन 14 7 की बंधन ऊर्जा, ये हमें ज्ञात करनी है। ई मान लेते हैं, ये हमें ज्ञात करनी है। ठीक, तो बंधन ऊर्जा निकालने का बेसिक फंडा क्या है। बंधन ऊर्जा निकालने के लिए निकालनी पड़ती है द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति मतलब कितना द्रव्यमान है और कितना गायब है। ठीक, तो ये क्या होता है, ये होता है m0 माइनस m। m0 वो है बेटा जो टोटल आएगा, जितना होना चाहिए वो है m0, और जो है वो है m। ठीक, तो m0 जो है अगर हम निकालना चाहें तो m0 कितना होगा, 7 प्रोटॉन का द्रव्यमान होगा और 7 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। ये बात हमें जानकारी में होनी चाहिए कि भाई प्रोटॉन इसमें कितने हैं, न्यूट्रॉन इसमें कितना है, ये कोई बताता नहीं बेटा। परमाणु क्रमांक
को घटा लेते हैं द्रव्यमान संख्या में से। द्रव्यमान संख्या बेटा यहाँ लिखी है, देखा, ये परमाणु क्रमांक लिखा है, ये जो परमाणु क्रमांक लिखा है ये प्रोटॉन का नंबर है, इसमें से घटा लेंगे 14 में से 7, तो वो 7 ही बचा है यहाँ पे। कहीं कहीं और कुछ भी हो सकता है, ये कोई नई बात नहीं है कहीं, क्योंकि बाद में ये नंबर बढ़ने लगता है फिर ना। तो 7 ही प्रोटॉन 7 ही न्यूट्रॉन हो गए। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान टेबल से लगेंगे बेटा, देख के लगेंगे, शाबाश, ठीक है। इसमें से घटाना है नाइट्रोजन का अपना द्रव्यमान जो है। अब देखो 7 प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.007825, 1.007825 ये लगा ले बेटा, प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.008665, 1.008665 ये है बेटा, माइनस नाइट्रोजन का अपना द्रव्यमान सवाल में होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, नाइट्रोजन का अपना द्रव्यमान है कितना, ये है 14.00307, ये आ गया बेटा। तो ये आ गई बेटा द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति ऐसे डेल्टा एम। तो ये वैल्यू जो डेल्टा एम की आ रही है, ये वाली वैल्यू अगर हम इसे सॉल्व कर लें, अगर हम इसे सॉल्व कर लें तो ये पूरी की पूरी वैल्यू हमें देखनी होगी कि भाई ये द्रव्यमान गायब हो गया, और 1 यूनिट द्रव्यमान से कितनी ऊर्जा मिलती है, 1 यूनिट द्रव्यमान से कितनी ऊर्जा मिलती है, 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नीचे c² भी लगा देते हैं, ये जो नीचे c² लगाने को है फालतू में, MeV लिखेंगे तो भी चलेगा बेटा, है ना, MeV मतलब लिखने का तरीका है। तो ये द्रव्यमान किस में आएगा, ये द्रव्यमान आएगा यूनिट में, कितने यूनिट, है ना, डन हो गया। चलो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 7 इसे देखो जोड़ के देखो, 5 देखो यहाँ कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 1 2 3 4 5 6 दशमलव के बाद, तो जोड़ना शुरू करते हैं। 6 और 5 11, 2 और 6 8, 1 9, 8 और 6 14, 7 और 8 15 और 1 16, 0 0 और बेटा 0 1, ये आ गया देख, -14.00307। अब 7 से 2.1 और 1 2 हो जाएंगे ना बेटा, 2 7 से गुणा कर लो, 7 × 7, 7 9 63, है ना, 7 9 63 हासिल 6 हो गए, 7 चौक 28 और 6 8 और 6 14 34 हो गए, 7 छंग 42 और 3 45 हो गए, 7 × 7 और 4 11 हो गए, ये आ गया बेटा 14, 7 दूनी 14, 307 हो गया, ठीक। अब ये डेल्टा एम है, ठीक। तो अब ऊर्जा का मान चाहिए। ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा होती है डेल्टा एम गुना 931.5। तो बेटा ये जो वैल्यू है, इसमें से घटाने के बाद जो बच रहा है, ठीक है, वो इसमें से इसको घटाने के बाद जो बच रहा है, ठीक, क्योंकि 14 तो घट ही जाना है। यहाँ पे क्या बचा, 7 में से 7 गए 0, 7 में से 7 गए 0, 3 में से 0 गया 3, 4 में से 0 गया 4, 5 में से 0 गया 5, मतलब ये छोटी सी वैल्यू घटनी है, बाकी सब ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, 1 1, है ना, ऐसा ही आ जाएगा बेटा, 0.11 और गुना 931.5। तो ये वैल्यू जो आ रही है लगभग इसी के हिसाब से ये वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है बेटा 104.7, 104.7 MeV, मतलब 1 से थोड़ा ज़्यादा है ना, देखो 1 से थोड़ा ज़्यादा है, 0.1, 0.1 मतलब थोड़ा 1 से ज़्यादा है तो नंबर हो जाएगा, थोड़ा 1000 की तरफ बढ़ेगा तो, और 1 दशमलव भी है तो सीधे सीधे ये वैल्यू आ रही है, ओके। अब ये जो वैल्यू है बच्चों, ये वैल्यू बंधन ऊर्जा है, ये वैल्यू क्या है, बंधन ऊर्जा है, ध्यान रखना, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन अगर यहाँ निकालनी पड़े, हालांकि सवाल में नहीं पूछा, एक बात को समझ लेना बेटा, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन किसको बोलते हैं, नाभिक के अंदर जो कण है उसको बोलते हैं
न्यूक्लियन। तो न्यूक्लियन मतलब द्रव्यमान संख्या। तो ये कितनी हो जाएगी यहाँ पे 104.7/14 MeV। इसका भी ध्यान रखना, ये पूछी जाएगी अगले सवाल में, यही पूछा है अगले सवाल में, बंधन ऊर्जा पूछा है, लेकिन जो पीछे उत्तर दिया है वो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन है। समझ रहे हैं बात को? तो बंधन ऊर्जा निकालना और उसको द्रव्यमान संख्या से भाग कर देना, तो ये हो जाती है बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। न्यूक्लियन क्या है? नाभिक के अंदर का कण है। नाभिक के अंदर कितने कण हैं? वहाँ प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। जो द्रव्यमान संख्या जो होती है यही होते हैं न्यूक्लियन। याद दिला दूं, वैसे तो पढ़ रखा है तुम लोगों ने, पीछे से पूरा चैप्टर पढ़ा है। यही होते हैं न्यूक्लियन। ठीक है, शाबाश। अब चलिए अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं। शाबाश। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 9.4। क्वेश्चन नंबर 9.4 बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन पूछी जाएगी बेटा, ध्यान रखना। निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर आयरन या लोहा इतने इतने और इतने की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बताइए। तो लोहे की निकालनी है और उसको लोहे के द्रव्यमान संख्या से भाग कर देना है। ठीक है, चलिए तो पहले देख लेते हैं Fe 56 और 28 की बंधन ऊर्जा। और इसका द्रव्यमान कितना है बेटा? M है इसका 55, 93, 49, 39। 55, 93, 49, 39 ये इसका द्रव्यमान है। इसका m0 क्या आता है बेटा? इसका m0 कितना आता है ना? m0 कितना आता है? मतलब अगर इसका द्रव्यमान निकालें, गणित लगाएं कि भाई इसके अंदर कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, उसके हिसाब से देखें तो कितना आता है। तो देखो बेटा 28 क्या है? 28 है प्रोटॉन, और 28 में से ये चले गए 56। ये बेटा 26 होता है, 28 होता है 26 है। हाँ, और 26 प्रोटॉन है। अगर 56 में से 26 घटा दूं तो क्या बचेंगे? न्यूट्रॉन बचेंगे। तो न्यूट्रॉन कितने हो गए? 30। तो ये हो गया m न्यूट्रॉन। ये द्रव्यमान है। ठीक, अब प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान यहां लगा दूं। 26 गुना प्रोटॉन का द्रव्यमान बेटा 1.007825 1.007825 प्लस 30 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है बचा 1.008665 1.008665। ठीक, अब ये टोटल वैल्यू कितनी आ रही है? ये टोटल वैल्यू कितनी आ रही है देख, मैं तुझे करके दिखा दूंगा। 26 है ना, ये वाली चीज़ है, देखिए वाली चीज़। तो ये है 1.007825 गुना 26। ये आ गई बेटा 26.20,345 ये वाली चीज़ आ गई। प्लस आगे बढ़ेंगे, ये वाला देखेंगे 1.008665 ओके गुणा 30। तो ये वैल्यू आ रही है बेटा 30,25,99,5 30,25,99,5 जोड़ देंगे इसमें, इसको 30,25,99,5 में इसको जोड़ देंगे, टोटल द्रव्यमान आ जाएगा। प्लस 26,20,345 26.20,345। तो ये हो गया बेटा 56,46। ये हो गया 56,4634। ये आ गया बेटा m0। डेल्टा m 56, 46, 34 में से घटाएंगे सही द्रव्यमान। देखिए ये सही द्रव्यमान, ये इसका अपना सही द्रव्यमान है जो है इसमें, और इसमें कितना होना चाहिए? इतना। तो घटा लो, कितना गायब हो गया पता लग जाएगा, द्रव्यमान अक्षति आ जाएगी 49,39। तो 56, 46, 34 में से घटा देंगे 55.9349 0.9349 ये आ गया बेटा, द्रव्यमान अक्षति आ गई।
0.52841 यूनिट। अब आ गई बंधन ऊर्जा Fe 5626 की बंधन ऊर्जा E बराबर द्रव्यमान अक्षति कितनी आ रही है, ये रही 0.528461 और गुणा कर दें 931.5 से। ओके, गुणा कर दें 931.5 से, तो बेटा ये आ गई 492.26142 MeV। ठीक, अब आ गई बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, इस बात को ध्यान रखना कि न्यूक्लियन प्रति न्यूक्लियन में हो क्या रहा है, तो इसे लिखते हैं बेटा ABN, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब इसको भाग कर देंगे 492.26142 को 56 से, तो इसे भाग कर देते हैं 56 से, तो ये आ गई बेटा 8.7904 MeV, है ना, EBN, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। डन, समझ में आ गई बात। तो यही सवाल है, और इसका दूसरा जो पार्ट है वो खुद करेंगे, इसका जो दूसरा हिस्सा है उसको खुद करेंगे। इसमें एक और पूछा गया, देख सवाल को ठीक से पढ़ ले बेटा। चौथे सवाल में आयरन का नाम लिया है, लोहे का नाम लिया है और बिस्मथ का नाम लिया है। बिस्मथ की गणना खुद करेंगे और हल करके इसका उत्तर मिलाएंगे बिल्कुल इसी तरीके से। ठीक है, चलिए शाबाश। अब आया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, नौ 5। एक दिए गए सिक्के का द्रव्यमान 3 ग्राम है। सिक्के का द्रव्यमान 3 ग्राम है। उस ऊर्जा की गणना कीजिए जो इस सिक्के के सभी न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए आवश्यक होता है। सरलता के लिए मान लीजिए सिक्का पूरी तरह कॉपर का है। सिक्का किसका है, सिक्का किसका बना हुआ है, सिक्का बना है कॉपर का, यानी 63 और 29 परमाणुओं का बना है। और इसका द्रव्यमान बता रहे हैं कितना है, इसका द्रव्यमान है 62, 960, ये इसका द्रव्यमान है। ठीक, चलिए क्या कहना चाह रहे हैं, सवाल को समझना है। 3 ग्राम का तांबे का सिक्का है, 3 ग्राम का तांबे का सिक्का है, 3 ग्राम, और किसका बना हुआ है, तांबे का। कह रहा है इसको बिल्कुल अलग अलग कर देना है, इसके नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनको तोड़ देना है, ख़त्म कर देना है सब कुछ। तो कुल मिला के कुल कितनी ऊर्जा बनी हुई है इसके अंदर नाभिकों में, है ना, वो ऊर्जा हमें बाहर से देनी पड़ेगी। बंधन ऊर्जा का कंसेप्ट क्या है, बंधन ऊर्जा का कंसेप्ट ये होता है कि भाई नाभिक से कुछ ऊर्जा निकाल ली जाती है विकिरण के रूप में, जिसके कारण नाभिक फंस जाता है, नाभिक बन जाता है। और वो ऊर्जा अगर हम बाहर से दे दें तो वो नाभिक के कण आपस में टूट के अलग अलग आकाश में फैल जाते हैं। बंधन ऊर्जा का कंसेप्ट है ये। अब वो ऊर्जा बाहर से दे दे तो नाभिक खत्म हो जाएगा। तो कुल मिला के कितनी बंधन ऊर्जा है कॉपर की, एक नाभिक की कितनी बंधन ऊर्जा है, और ये पता लगाना है कि 3 ग्राम में कितने नाभिक होंगे। तो सबसे पहले 3 ग्राम
सिक्के में कॉपर परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या सबसे पहली चीज है ये। भाई कितने परमाणु होंगे उतने ही नाभिक होंगे। नाभिक की बंधन ऊर्जा बाद में निकालेंगे, गुणा कर देंगे इससे, क्योंकि इतने नाभिक हैं और एक नाभिक की बंधन ऊर्जा इस आंकड़े से मिल जाएगी हमें, तो हमें निकालनी आती है वो तो, है ना। चलिए परमाणुओं की संख्या, तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी इसको देख लें पहले ज़रा। 3 ग्राम, 3 ग्राम है और एक परमाणु का द्रव्यमान बेटा ये है 6292 यूनिट है। एक यूनिट कितनी होती है? 1.66 10 की पावर -27 किलोग्राम होती है। 27 का कर लें 24 ग्राम में लगेगा, ध्यान रखना। तो ये क्या हो गई? ये हो गई कुल परमाणुओं की संख्या। देखो ये द्रव्यमान है परमाणु का, पक्का। एक यूनिट कितनी होती है? 1.66 10 की घात -24। एक यूनिट जो है बुक में देखकर यूज करना पड़ेगा, एक यूनिट को ध्यान रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि वैल्यू गलत हो जाए तो उत्तर में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। अगर वैल्यू गलत कर दी तो उत्तर में मैंने 1.66 लिख दिया, हो सकता है ये नंबर 1.67 हो। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 1.66 चलेगा, कोई बात नहीं। 10 की पावर -24, ठीक है। हाँ ये बेटा ये क्या है? परमाणुओं की संख्या, इसे मान लेते हैं n, कुल इतने परमाणु। अब कॉपर 6329 की बंधन ऊर्जा कितनी होती है बेटा? बंधन ऊर्जा होती है E डेल्टा M 931.5 MeV, ये होती है बंधन ऊर्जा। तो डेल्टा M निकालना पड़ेगा, द्रव्यमान क्षति। कैसे निकलेगी? कितने प्रोटॉन है? 29। तो 29 गुना M प्रोटॉन प्लस कितने बचेंगे? 13 में से 9 गए 4 और 5 में से 2 3, ये बेटा M न्यूट्रॉन है। डेल्टा M माइनस द्रव्यमान कितना है इसका? 62,92,960। ध्यान से देख, ये है द्रव्यमान अक्षति यूनिट में। ये कैलकुलेट कर दिया मैंने, ये घटा लिया जिसका असली में है, हकीकत में, सच्चाई में, ईमानदारी में जो इसका द्रव्यमान है उसको घटा दिया। तो द्रव्यमान क्षति आ गई, द्रव्यमान क्षति को यहाँ रखा, बंधन ऊर्जा आ गई। ये किसकी है? ये है एक नाभिक की, एक परमाणु की, ऐसा बोल देते हैं। एक परमाणु में एक नाभिक होता है तो एक परमाणु की बोल देते हैं, ठीक। ये वाली ई आ गई। तो कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी N E। आंसर किस में आएगी? ये MeV में। किस में आएगी? MeV में। शाबाश। तो कितनी आ रही बेटा? ये वैल्यू कितनी आ रही है? इस वैल्यू को लिख देते हैं, हल करके देखेंगे बेटा, छोड़ेंगे नहीं, सवाल को पूरा करेंगे। 1.584 गुना 10 की घात 25 MeV, ये है उत्तर। मतलब अगर तुमने यहाँ से द्रव्यमान क्षति निकाली, द्रव्यमान क्षति को गुणा कर दिया 931.5 से, तो क्या बन जाएगी? कुल ऊर्जा बन जाएगी। वो ऊर्जा एक नाभिक की है। नाभिकों की संख्या कहाँ से आएगी बेटा? यहाँ से आएगी। तो फिर नाभिकों की संख्या से उसको गुणा कर दिया, यानी NE कर दिया। सब कुछ लिखा है बेटा, गणित सिर्फ गुणा भाग करना है तुझे, और कुछ नहीं करना। तो ये वैल्यू आएगी तेरे सामने, 1.584 गुणा 10 की घात 25 MeV, ठीक है। तो चूँकि इतनी लंबी गुणा करने में हमारा समय बहुत लग जाएगा, और चूँकि लेक्चर है, लेक्चर में गुणा करते रहेंगे तो लग गई 15 मिनट। अगला सवाल कर लेते हैं। दिस इज योर जॉब, अब ये तुम्हारा काम है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। शाबाश। 5 अब आया क्वेश्चन नंबर 6। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए जरा एक बार। क्वेश्चन नंबर 6,
यही चलता रहेगा पूरे चैप्टर में। कहीं कहीं पे सवाल आसान होंगे, कहीं कहीं पे मतलब आसान से मतलब गुणा भाग उनमें कम होगी, आसान तो नहीं कह सकते। अच्छा खासा चैप्टर है और नाभिक की जानकारी कम है लोगों को, नाभिक की जानकारी लोगों को कम है, ये उलझा रहता है। शाबाश। चलिए अब आया क्वेश्चन नंबर 5, 13-5। शाबाश। हाँ 13-5 हो गया बेटा, 13-6 है ना, 13-6, हाँ 13-5 यही तो था, 13-6। शाबाश। कह रहा निम्नलिखित के लिए नाभिकीय समीकरण लिखिए, नाभिकीय समीकरण। चलिए देखते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, यहां ले लेते हैं, चौथा, कुल कितने हैं, कुल 7 हैं, है ना, पांचवा, छठा और सातवां। शाबाश, ये हैं देखो। तो शुरू कर लें इनको, एक एक करके सबका लिखेंगे। पहले वाले में है रेडियम Ra और ये है 226-88, 226-88। इसमें हुआ है बेटा अल्फा कण He42। आगे क्या निकला है बता देंगे, ठीक है, बना देंगे। दूसरे वाला है पोलोनियम 242 Pu242, 94। और इसमें हुआ है फिर से अल्फा अक्षय, यानी इसमें भी एक अल्फा कण निकला है 42। बाकी क्या बना है बना देंगे। इसके बाद हुआ तीसरा फॉस्फोरस 32-15, फॉस्फोरस 32-15। और इसमें हुआ है बीटा अक्षय, यानी यहाँ पे बीटा अक्षय हुआ है तो इसमें निकलता है एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो। बाकी क्या निकला है बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बीटा अक्षय में ये होता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, एक एंटी न्यूट्रिनो। नेगेटिव बीटा है, कौन सा बीटा है, नेगेटिव बीटा अक्षय है, माइनस वाला। पॉजिटिव बीटा भी होता है, अभी करेंगे देखो आएगा। कार्बन 5 नंबर पे कार्बन 11-6 पॉजिटिव बीटा अक्षय, कार्बन 11-6 पॉजिटिव बीटा में क्या निकलता है बेटा, पॉजिट्रॉन निकलता है और न्यूट्रिनो निकलता है। बाकी क्या निकलेगा बता देंगे। यह है बीटा पॉजिटिव। ये सारी चीज़ें तुमने पढ़ रखी हैं। अब यार 6 नंबर टीसी, टेक्नियम, है ना, नाम क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्या कहेंगे इसको। आवर्त सारणी का रट्टा नहीं मारा हुआ है मैंने, और तुम भी मत मारना, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 43, इसमें से क्या निकला, इसमें से निकला पॉजिटिव बीटा अक्षय, 6 नंबर है। हाँ बेटा 4 नंबर कहाँ है, एक मिनट 3 नंबर, एक मिनट। पहले नंबर पे ये है, दूसरे पे पोलोनियम है, तीसरे पे फास्फोरस है, ठीक है, चौथे पे बिस्मथ है, खैर वो बदल देंगे बाद में, यहीं लिख देते हैं उस बिस्मथ को। इसमें से क्या निकला पहले ये देख लेते हैं, नंबर बदल गया ध्यान रखना। ये है 6 नंबर पे, इसमें से निकला है बीटा पॉजिटिव, तो यानी बाकी देखा जाएगा। अब हमने छोड़ दिया है बिस्मथ, यानी 4 नंबर, तो उसे बेटा 4 नंबर को छठे पे डाल देते हैं बिस्मथ को। तो बिस्मथ और इसके साथ में है 210 और 83। इसमें से निकला क्या, इसमें से निकला है नेगेटिव बीटा, यानी इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो। बाकी जो निकला यहाँ लिख देंगे। शाबाश। अब आया आखिरी नंबर जिनॉन Xe, यह 120-54 क्या निकला, इलेक्ट्रॉन का अभिग्रहण है बेटा, इलेक्ट्रॉन का अभिग्रहण है प्लस इलेक्ट्रॉन का अभिग्रहण है। क्या हुआ देखा जाएगा बाद में, ठीक। इलेक्ट्रॉन का अभिग्रहण है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया गया, ठीक। शाबाश। अब देखो जो जो बना, जो जो डिके हुआ, यहाँ पे कौन सा डिके हो गया, यहाँ पे हो गया अल्फा,
यहाँ पे भी अल्फा, यहाँ पे बीटा प्लस, यहाँ पे भी बीटा प्लस, यहाँ पे बीटा माइनस नेगेटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का अभिग्रहण हुआ। तो अगर कंसेप्ट कहीं फंस रहा है, दिक्कत कहीं आ रही है बेटा, तो इसमें ज़्यादा आ रही है, इसमें ज़्यादा आ रही है। भाई इलेक्ट्रॉन का अभिग्रहण होने पे क्या होता है, यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, ध्यान रखना, यहाँ पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि होता कैसे है ये, यहाँ मामला अटकेगा। अगर नाभिक एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है तो क्या होगा, ये सोचने की बात है, विचार है। क्योंकि ऐसा जो है कहाँ हुआ, इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन लिया जाता है, या तो पॉजिट्रॉन निकलता है या इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो कण तो निकलने वाले हैं सब। देखा, ये पॉजिट्रॉन है, ये पॉजिट्रॉन है, ये न्यूट्रिनो है, न्यूट्रिनो बीटा डीके, पॉजिटिव डीके, तो ये तो अलग ही बात हो गई ना कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन घुस गया सब। तो इसकी बात बाद में आराम से, पहले जरा सोचते हैं। यहां से देखिए जरा, अगर अल्फा कण निकलता है तो कोई एलिमेंट बनेगा x, और 2 22, 4 घटेंगे इसमें से, 2 घटेंगे इसमें से, 86, और एक एनर्जी मिलती है बेटा, Q वैल्यू बोलते हैं इसको। समीकरण का ये Q वैल्यू है, ये आपको मालूम है। तो पहली समीकरण डन हो गई आपकी। x क्या है, याद हो तो लिखें, नहीं याद हो तो ना लिखें, ये आवर्त सारणी याद नहीं होती, तो लिखें ना लिखें, x लिख दें यहाँ पे इसको, ठीक। Q वैल्यू एनर्जी निकलती है, ठीक, ओके। हालांकि पीछे किताब में नहीं दिया गया ऐसा, किताब में सिर्फ ये बताया गया है, ये नहीं बताया गया, लेकिन एनर्जी निकलती है। तो Q वैल्यू सबके साथ है, तो Q वैल्यू सबके साथ लिखनी है। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ पे x क्या होगा बेटा, ध्यान से देख, 242 में से ये बचा 238 और 92 और Q वैल्यू। तो इसको तुम जानते हो, इसको तुम जानते हो कि ये यूरेनियम है, तो जानते हो तो लिख सकते हो, नहीं जानते तो x लिख देते। ध्यान रखना, इसका पता है ना, 238 92 क्या है, यूरेनियम है, तो यूरेनियम लिखा जा सकता है यहाँ पे। Q वैल्यू डन हो गया। आगे चलिए, अब देखो बीटा में एक ये चीज बढ़ जाती है, ये द्रव्यमान बढ़ जाता है, इस पर ये संख्या बढ़ जाती है, परमाणु क्रमांक बढ़ जाता है, ये जो का तो रहता है। तो 16 किसका होगा, 32 सल्फर का, तो जानते हो तो लिखना, और प्लस Q वैल्यू, मतलब ये जो Q वैल्यू है ये लिखनी है, मैं छोड़ा करके लिखूंगा बेटा। तो ये हो गया सल्फर 32 16 प्लस Q वैल्यू, ऐसे लिखना, ओके, शाबाश। यहां आ जाइए, कार्बन, ये नंबर घटेगा क्योंकि बीटा पॉजिटिव है, पॉजिट्रॉन निकल गया है, ये नंबर घटेगा। तो किसका नंबर पड़ेगा, बोरॉन का नंबर पड़ेगा। बोरॉन 5 11 प्लस Q वैल्यू, ये आप जानते हैं। परमाणु क्रमांक 5 किसका है, बोरॉन का है। परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों की पहचान होती है, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर नहीं होती। तो 5 किसका है, बोरॉन का है। हालांकि ऊपर 11 है, तो ये बोरॉन का कोई समस्थानिक होगा। ऊपर 10 होता है ना बोरॉन में, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, द्रव्यमान संख्या कितनी होती है बोरॉन की, 10, तो होगा भाई कोई समस्थानिक होगा। आगे चलिए, एनर्जी बनाए रखिए, हिम्मत मत हारिए, चैप्टर बड़ा है, एक्सरसाइज बड़ी है, हिम्मत मत हारिए, बढ़ते जाइए। अब आया ये TC, अब देखो इसमें से ये निकला, तो ये घटेगा 92, तो लिख दीजिए x 92, बेटा ये 43 है, 42 करिए, हाँ 42, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 9 है, तो मैं 4 कर देता हूँ इसको, है ना। बाकी ऊपर का नंबर एज इट इज, और प्लस Q वैल्यू। यहाँ देखिए बिस्मथ 210, तो इसमें से बीटा नेगेटिव हुआ है, तो ये बढ़ जाएगा, 84 हो जाएगा, x 84 और 210 बस, प्लस Q वैल्यू, ये आ गया। अब यहाँ हम चर्चा करेंगे, नाभिक में अगर एक इलेक्ट्रॉन घुस जाए तो क्या होगा। परमाणु अगर एक इलेक्ट्रॉन अवशोषित कर ले, भाई देखो नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं जाया करता, मैं बता दूं आपको पहले ही, नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं जाया करता बेटा, इस बात का ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं जा सकता कभी भी, नाभिक के बाहर है। तो किसने अवशोषित किया, परमाणु ने एक इलेक्ट्रॉन अवशोषित कर लिया, शाबाश, ठीक। का इलेक्ट्रॉन अभिग्रहण, ठीक, इलेक्ट्रॉन अवशोषित कर लिया। तो इसका मतलब ये होगा कि साहब इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं उनका नंबर बढ़ गया। अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाएगा तो कैसा हो जाएगा,
नाभिक बनेगा, कहते ऋणायन बन जाएगा, ये एक ऋणायन बन सकता है। क्योंकि अगर हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल दें, मतलब किसी परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन दे दें, तो क्या हो जाएगा, ऋणायन बन जाएगा। अच्छा, नाभिक में चला जाए अगर, हमने कहा भाई नाभिक में नहीं जा सकता इलेक्ट्रॉन, रूल नहीं है इसका, लेकिन यहाँ सारी अभिक्रिया नाभिकीय हैं। अगर ये नाभिक में नहीं गया, परमाणु में रहा, इलेक्ट्रॉन जहाँ घूम रहे हैं कक्षा में घुस गया, तो फिर तो ये ऋणायन बन जाएगा बेटा, फिर तो ऐसा हो जाएगा Xe- आयन बनेगा। ठीक, तो ये तो एक उत्तर तो ये है, लेकिन ये अभिक्रिया कैसी है, नाभिकीय अभिक्रिया है, तो इसका मतलब ये उत्तर गलत है। तो इलेक्ट्रॉन को नाभिक में पहुंचाओ, अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक में जाएगा तो कौन सी अभिक्रिया करेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को खत्म कर देगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन नाभिक में चला गया तो प्रोटॉन के साथ मिल जाएगा, ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलेंगे तो क्या बनेगा, एक न्यूट्रॉन बनेगा, और इसके लिए बेटा कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी तुम्हें। ये अभिक्रिया नाभिक के बाहर नहीं हो सकती, नाभिक के बाहर न्यूट्रॉन का निर्माण नहीं हो सकता, नाभिक के अंदर हो सकता है। तो क्या होगा इससे, एक प्रोटॉन गायब हो गया, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, देखो आवेश खत्म हो गया। आवेश कितना हो गया इसके ऊपर, न्यूट्रॉन के ऊपर तो आवेश नहीं होता, न्यूट्रॉन के ऊपर कुल आवेश कितना होता है, 0। तो क्या वास्तव में न्यूट्रॉन में आवेश नहीं है? न्यूट्रॉन में आवेश है, जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है। न्यूट्रॉन में जितना आवेश पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव भी होता है, बाहर से देखने पर उसका आवेश शून्य होता है। तो इसका मतलब सिंपल हो गई बात कि भाई एक प्रोटॉन कम हो जाएगा तो ये नंबर घट जाएगा, 120 x और बेटा 53, ओके, प्लस क्यू वैल्यू। ये क्यू वैल्यू क्या है, इसका मान कैसा होगा, यहाँ पे इसका मान होगा ऋणात्मक, इसका मान कैसा होगा, ऋणात्मक। कन्फर्म हो रहा है बिल्कुल, इसका मान ऋणात्मक होगा, कंसेप्ट देखने से पता चल रहा। हालांकि वो हमें नहीं निकालना, इसका मान क्या होगा, हमें बस यहाँ प्लस क्यू लिख देना है, बात खत्म। अब यहाँ पर ये डिफाइन हो गया भाई x क्या है, ये x क्या है, ये x क्या है, ये x क्या है, ये हमारे याद करने का विषय नहीं है, हम इसको याद नहीं कर रहे ये क्या है। किताब में तो लिखा है, सबको बताया गया है, किताब में उत्तर सब दिए गए हैं, सबको देख के बताया जा सकता है कौन सी चीज़ क्या है, लेकिन हम इसे याद नहीं कर सकते। हमने बस ये बताना है कि क्या बना, उसका द्रव्यमान संख्या क्या है, उसका परमाणु क्रमांक क्या है, ये हमें बताना है। तो हमने जो बना उसको x मान लिया, सबको x लिख दिया और समीकरण को पूरा कर दिया। जिसको हम जानते थे वो हमने लिख दिया, जिसको हम नहीं जानते थे हमने x लिख दिया उसको। ठीक, चलिए सवाल हो गया, आगे बढ़ेंगे। शाबाश, क्वेश्चन डन हो गया बेटा, बहुत बढ़िया सवाल था, एकदम बढ़िया, चटपटा सुंदर सवाल। शाबाश, तो हम 6 नंबर तक पहुंच गए हैं, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे जरा आइए, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। शाबाश, पढ़ने का शौक़ रखते हैं और ये सोचते हैं कि पढ़ाई से कुछ जीवन में प्राप्त होगा, तो एनसीईआरटी पे लगे रहो बेटा, पक्की बात है। एनसीईआरटी को पूरा करें, डन करें। कोई प्राइवेट किताब पढ़ते हैं, अच्छी बात है, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एनसीईआरटी को मत छोड़िए। सर एक अच्छी सी प्राइवेट किताब कर लें, एनसीईआरटी ना करें। भैया वो तुम्हारी मर्जी है, वो मैटर है तुम्हारा, मेरा नहीं। मेरा मैटर तो यह है कि एनसीईआरटी पूरी करो, और कोर्स भी सारे एनसीईआरटी वाले हैं, कोर्स पूरा करो अपना। प्राइवेट किताब साइड में पढ़ रहे हो, पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ज़्यादा से ज़्यादा तुम एनसीईआरटी में क्या छोड़ दोगे भाई। देखो पढ़ाई तो पूरे कोर्स में मैंने पढ़ाया है, मैंने सारे बेसिक सारी चीज़ें तुम्हें पढ़ा रखी हैं, एनसीईआरटी में है वो भी पढ़ा रखा है। इससे बाहर अगर कोई बेसिक था और कहीं डिस्कस करना था, कोई एग्जाम्पल लेना था, मैंने वो भी पढ़ा रखा है आपको पूरे कोर्स के अंदर। जेईई नीट लेवल तक कोर्स बनाया हुआ है, छोड़ने वाली कोई बात नहीं है। एनसीईआरटी में ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या छोड़ सकते हैं, सवाल छोड़ सकते हैं, क्योंकि पढ़ा तो दिया मैंने। अगर आप मेरे कोर्स में पढ़ा तो दी मैंने एनसीईआरटी आपको, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या छोड़ सकते हैं मेरे कोर्स में, एनसीईआरटी के सवाल छोड़ सकते हैं। तो उसका उसी हिसाब से फिर नुकसान होता है। तो इसलिए सवाल बिल्कुल ना छोड़ें, कोर्स पूरा कर लें और सवाल भी कर डालें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7,
तेरा साथ, तेरा साथ है कितना प्यारा। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक की अर्ध आयु टी वर्ष है। बेटा अर्ध आयु को लिख लो पहले। अर्ध आयु इन्होंने बताई है, ये है टी वर्ष। ध्यान रखना ये वर्ष में है। कितने समय के बाद रेडियो एक्टिवता या इसकी एक्टिवता प्रारंभिक एक्टिवता की 3.125 रह जाएगी। यानी इसमें दो ऑप्शन है, एक ए और एक बी। बी, शाबाश। इसमें कहा कि रेडियो एक्टिवता सक्रियता, सक्रियता माना ए है, ठीक। कितनी है? ए। तो यहाँ कितनी रह जाएगी? सक्रियता का फॉर्मूला क्या है, रूल क्या है? कह रहा ये है इसका ए का 3.125% रह जाएगी। पहले ए थी और ई की पावर माइनस लैम्डा टी, ये है सक्रियता का नियम। पहला सवाल है। दूसरे में 1% रह जाएगी, यानी 1/100 ए ई की पावर माइनस लैम्डा टी। इसको बेटा ए भी लिख देते हैं, इसको आर भी लिख देते हैं, ध्यान रखना। जैसे कोई प्रतीक का झंझट नहीं है, इसको आर मान लो, आर नॉट, इसको आर नॉट मान लो। कई बार ऐसा होता है सर ये तो आर नॉट से याद है। लो, प्रारंभिक सक्रियता कितनी हो गई? आर नॉट। प्रारंभिक सक्रियता कितनी हो गई? आर नॉट। तो प्रारंभिक सक्रियता का 3.125% रह गया, कुछ समय गुजरा। यहाँ पे इसका 1% रह गया, कुछ समय गुजरा। तो वैल्यू चाहिए समय की, वैल्यू चाहिए टी का। तो इस नंबर को काट के देखो, भाग करके देखो, ये आएगा, इससे इसे काट लो, ये आएगा 1/32 ई की पावर माइनस लैम्डा टी। 32 क्या होता है? 32 होता है 2 की पावर 5, ठीक। तो हो जाएगा 2 की पावर माइनस 5 ई की पावर माइनस लैम्डा। दोनों तरफ से माइनस की पावर हटा लो, 2 की पावर 5 मतलब -1 पावर से गुणा कर दो, हट जाएगी, ई की पावर लैम्डा टी। ओके, दोनों तरफ का लॉग ले लो, दोनों तरफ का लॉग ले लो। ये थोड़ा सा जगह बनाई जाएगी यहाँ, ऐसे ऐसे देखो, 5 log 2 तो लैम्डा टी। इस लोग का आधार होता है बेटा ई, ध्यान रखना, ये प्राकृतिक लोग है जो तुमने लिया है, ठीक। अच्छा, 5 ln2 भी लिख देते हैं इसको। लैम्डा का मान होता है ln2/t, यानी अर्ध आयु। ये हो गया समय, तो ये कट गया इससे, तो समय आ गया निकल के 5t वर्ष। ये हो गया तुम्हारा उत्तर। सिंपल सा मेथड है, बिल्कुल डन। चलिए इसमें देखिए, इसको काट लीजिए पहले। देखिए यहाँ देखो जरा ठीक से देखो, ये क्या चीज़ बन रही है? ये बन रही है 10 की पावर -2 ई की पावर माइनस लैम्डा टी। तो 10 की पावर 2 बना दो, ई की पावर लैम्डा टी बना दो, तो 2ln10 बराबर लैम्डा टी। तो लैम्डा हो गया, सॉरी टी हो गया। तो लैम्डा का मान रखो पहले, लैम्डा का मान कितना? ln2/t टी। बेटा टी की वैल्यू आ गई, देख 2ln10 अपॉन ln2, ये वैल्यू आ गई देख। ln10 हटा सकते हैं, 2 log 10 कर सकते हैं इसको, क्योंकि दोनों तरफ ऊपर नीचे log होते हैं ना, दोनों का हट जाएगा। इसको कर सकते हैं log 2। अब आधार 10 हो गया। अगर ln है x तो ये होता है 2.3 ln, हट जाता है, log का आधार 10 बन जाता है, ये x हो जाता है, ध्यान रखना। तो दोनों यहाँ पे भी बदल सकते हैं, यहाँ पे बदल सकते हैं। जब दोनों ऊपर नीचे हो तब होता है ऐसा। तो क्या हुआ, ln का नंबर ये दोनों ऊपर नीचे आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, तो ये कट जाएगा। तो ये कुल मिला के ऐसा हो गया, है कि नहीं। और नीचे क्या है इसके? t, तो t की गुणा कर लो यहाँ पे, ये t हो गया, देख ऐसे। ओके, अब देखो 2 log 2 की वैल्यू कितनी होती? 0.310 t, ये आ गया देख। तो 5.66 t, ऐसा कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लगभग, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है
ये हो गई वर्ष, उत्तर आ गया। तो खैर वो तुम्हारा मैटर है, तुम इसको कैसे हल करते हो ये तुम्हारा मैटर है, तुम्हारे पास मैथमेटिकल अप्रोच होनी चाहिए कि भाई कैसे हल करना है इसको। 6.65 टी हो रहा है बेटा, 6.65, 6.65 ऐसे, 6.65 टी वर्ष। तो वो विषय नहीं है मेरा कि ये गणित कैसे लगाओगे तुम, यहाँ से वैल्यू कैसे निकालोगे तुम इस टी का, है ना, यहाँ से कैसे निकालोगे, जैसे चाहे निकालो, लोग लगा लो, लोग का फंडा लगा लो, लोग टेबल है तो लगा लो, नहीं तो ऐसे ही लिख दो उत्तर को। भाई लोग टेबल नहीं है तो क्या करें, उत्तर लिखना ही पड़ेगा फिर हमें, तो वैसे ही लिख दो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 7 सवाल हो चुके हैं, शाबाश। ओके, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए, लंबा चौड़ा सवाल है लेकिन है 2 लाइनों का। 2 लाइनों का सवाल है। सवाल का मतलब क्या है ये बात समझानी है, थोड़ी सी ये बात समझानी है। तेरह 8, ठीक, क्या कहना चाह रहे हैं जरा देखिए। जीवित व्यक्ति में कार्बन 14 के साथ साथ अल्प मात्रा में रेडियोएक्टिव कार्बन 12 के कारण होती है। स्थायी समस्थानिक कार्बन 14 के साथ साथ अल्प मात्रा में विद्यमान रेडियोएक्टिव कार्बन 12 के कारण होती है रेडियोएक्टिवता। प्रति ग्राम कार्बन के लिए 15 क्षय पर मिनट, यानी पहली जो एक्टिविटी है बेटा उसको क्या लिख रहे हैं, R0, ये है 15 DK पर मिनट, ऐसा लिख लो, यानी 6 प्रति मिनट, ऐसा है। ओके, कार्बन की सक्रियता यह है जीवित व्यक्ति में, जीवित व्यक्ति में। ठीक, अब कोई व्यक्ति मर जाता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति मर जाता है या कोई प्राणी मर जाता है, तो ये घटने लगती है फिर। ठीक, अब ये सक्रियता R हो गई, ये हो गई 9 DK पर मिनट। और जब हमने सैंपल लिया, कितने साल गुजर गए थे, ये गुजर गए थे, सॉरी, अर्ध आयु, वर्ष, T वर्ष पश्चात, T वर्ष पश्चात क्या हुआ, ये सक्रियता ये हो गई। हमने सैंपल लिया, हमने देखा, हम कहीं से हड्डियां उठा लाए, पुरानी जो हड्डियां थी, हड्डियों को उठा लाए हम, पुरानी हड्डियों को। हड्डियों में हमने देखा कि अभी जो सक्रियता है वो इतनी है, और जिंदा व्यक्ति, जीवित व्यक्ति में देखा कितनी है, वो 15 है। तो ये समय कितना गुजर गया, अर्ध आयु क्या है, अर्ध आयु कितनी है, कार्बन 14 की अर्ध आयु T बराबर ये बताई गई है 5730 वर्ष, यानी सक्रियता आधी होने में, सक्रियता आधी होने में, एक्टिविटी की आधी होने में कितना समय लगता है, 5730 वर्ष लग जाते हैं। तो सिंपल सी बात हो गई भाई, जिंदा आया जीवित व्यक्ति में 15 है सक्रियता, 15 DK पर मिनट है, और अभी जो हमें सैंपल मिला उस सैंपल में कितनी है, 9। तो इसका मतलब है कि आधी तो नहीं हुई है अभी, सोचने की बात है, अभी आधी तो नहीं हुई। फिर 15 का आधा क्या होता है, 7, 7.5, तो अभी इतनी तो नहीं हुई। इसका मतलब इतना समय तो नहीं गुजरा अभी तक, इससे कम होगा समय। तो कितना समय होगा, तो क्या फॉर्मूला लगा दें, R0 e की पावर माइनस लैम्डा टी। R कितना है, 9, पहला कितना था सक्रियता, या कितनी होती है नहीं, या जीवित व्यक्ति में, माइनस लैम्डा टी। ये हो गया बेटा, शाबाश। तो ये हो गया 3/5 e की पावर माइनस लैम्डा टी। इसको बदल ले बेटा, 5/3 कर ले, ये हो गया e की पावर लैम्डा टी। लोग ले ले ln
5/3 ये हो गया लेमड़ा टी। टी का मान आ गया ln 5/3 अपॉन लेमड़ा। समय आ जाएगा यहाँ से 5/3, लेमड़ा होता है बेटा ln 2 बटे अर्ध आयु, तो अर्ध आयु ऊपर चली गई, तो समय आ गया ln 5/3 ln 2 और अर्ध आयु है 57-30 और ये आ गया वर्षों में। वर्ष ये आता है लगभग 42-26 वर्ष। ठीक, 42-26 या 42-24 हल कर लेंगे। 42-26 या 42-24 ये उत्तर आता है। तो ये उत्तर है पीछे 24, क्योंकि मैंने निकाला था 26 आया था शायद मेरा। तो ये क्या है, ये समय है, ये है लगभग। क्योंकि लोग में वैल्यू कैसी होती है, लगभग होती है, तो इसको उत्तर कर दो। लोग 5 लोग 3 ln में निकालेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। लोग 2 का मान आप जानते ही हैं। ln 2 कितना होता है, याद रखें 0.69 लग जाता है बेटा, ध्यान रखना ln 2 की वैल्यू ऐसे। खैर छोड़ो, इसको नहीं पढ़ा रहे हैं, ये तो पता है, कोई खास बात नहीं है। ln 2 का मान ये होता है। तो कैसे कार्बन डेटिंग, क्या बोलते हैं इसको, कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग से कैसे पता करते हैं कि कोई अगर वस्तु मिली है, कोई अवशेष कहीं पड़ा मिला है, तो कैसे पता करते हैं वो कितने साल पुराना है, उसका ये फंडा है, पता चल जाएगा इससे। ठीक, ये बता देता है। चलिए अगली क्लास में चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे अगली क्लास में। डन करें, हिम्मत करें, शाबाश।